हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और आज के इस क्लास में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सारे लोग बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों, बीएड ह्यूमैनिटीज़ के तहत हम आपको पॉलिटी का अध्ययन करा रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। साथियों, क्या नाम है? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, ये जो प्रियम्बल है, ये जो प्रस्तावना है, इसको एक नाम और देते हैं। उसको जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है प्यारे साथियों? वह क्या है? उद्देशिका। यानी हम लोग प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं साथियों। और क्या कहते हैं? इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहते हैं। यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना और उद्देशिका, इसके ये तीन नाम हैं। ठीक, बात समझ के आगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें साथियों प्रियम्बल की या प्रस्तावना की या उद्देशिका की, तो ये होता क्या है? देखिए, उद्देशिका इसका नाम ही है। यानी कि ये जो प्रस्तावना होता है, जो उद्देशिका होता है, इसमें होता क्या है? तो प्रस्तावना में किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातें एवं उसके विशेष उद्देश्य समाहित होते हैं। यानी कि द प्रियम्बल कंटेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड इट्स स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो प्रियम्बल है क्या करता है प्यारे साथियों? ये क्या कंटेंट करता है? तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और साथ साथ इसके स्पेशल ऑब्जेक्टिव को क्या करता है? मेंशन करता है, उल्लेख करता है। यानी कि प्रस्तावना में किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातें एवं उसके विशेष उद्देश्य क्या होते हैं प्यारे साथियों? समाहित होते हैं, उल्लिखित होते हैं। ठीक, इसीलिए एन पालकीवाला ने, किसने? एन पालकीवाला हैज कॉल्ड द प्रियम्बल एज द इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी वजह से एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा साथियों? संविधान का परिचय पत्र कहा। अब अगर प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछे कि संविधान का परिचय पत्र किस चीज को भाई? प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो प्यारे साथियों, आपका एक ही उत्तर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए एन पालकीवाला। क्या साथियों? एन पालकीवाला। यानी कि एन पालकीवाला ने क्या किया था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, इंट्रोडक्शन लेटर कहा था। ऐसा क्यों कहा गया था? समझिएगा। जैसे आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं, आप अगर स्कूल कॉलेज जाते होंगे तो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी कार्ड में देखिए, जैसे कोई कॉलेज है तो उसमें कुछ लोग बीएससी भी करते हैं, बीए भी करते हैं, ठीक है, एलएलबी भी करते हैं, कुछ लोग पीएचडी भी करते हैं, जैसे बीएचयू ही मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका आई कार्ड है, जो आपका पहचान पत्र है साथियों, ठीक है, उस पर क्या होता है? आपका पहले तो कॉलेज का नाम लिखा जाएगा, ठीक है, उसका तो नाम मेंशन पहले से रहेगा, फिर आपका नाम लिखा जाएगा, आपके कोर्स का नाम लिखा जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो इससे क्या होता है कि एक पहचान मिलती है कि आप इस कॉलेज के क्या है? स्टूडेंट हैं और इस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके बारे में जो महत्वपूर्ण और विशेष बातें होती हैं वो आईडी कार्ड में क्या होती है? मेंशन कर दिया जाता है और उसी से पता चलता है कि आप इस कॉलेज में, इस कोर्स में इनरोल किए हुए हैं या फिर एडमिशन लिए हुए हैं। बात समझ गए ना? ठीक उसी प्रकार से ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या होता है? जो संविधान, जो हमारा संविधान है ना, संविधान के जो मेन पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण थिंग्स, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और उसके जो विशेष उद्देश्य हैं, उसको उठा के कहाँ दर्शाया गया है? प्रस्तावना में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। बात समझ गया ना? तो इसीलिए एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। इतनी बातें क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका प्रस्तावना है, क्या साथियों? ये जो आपका प्रस्तावना है, क्या? प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है प्यारे साथियों संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है प्रस्तावना को? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान रखना प्यारे साथियों,
एक बात ध्यान रखना, कई बार लोगों को लगता है कि रे संविधान की आत्मा तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, संवैधानिक विचारों के अधिकार को कहा जाता है, जो कि किसने बताया था? भीमराव अंबेडकर ने। जी हाँ प्यारे साथियों, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन जब आपसे इस प्रकार से पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर ने, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा माना था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को माना था। किसको? आर्टिकल 32 को क्या माना था? संविधान का आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 में क्या है प्यारे साथियों? इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का मतलब यह है जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है तो उसका उपचार आप आर्टिकल 32 के माध्यम से कर सकते हैं, यानी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो संविधान की जो प्रस्तावना, इसको भी क्या कहा जाता है? इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कई भाग में डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे? इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना का ऐतिहासिक वर्णन। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना की क्या उपयोगिता, यानी कि यूटिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। उसके बाद पढ़ेंगे क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर उसके बाद देखेंगे कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड, यानी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो ये 4 पॉइंट को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? ऐतिहासिक वर्णन की, यानी कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन की अध्ययन करेंगे साथियों। ठीक है, अब अगर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे तो आइए हम लोग क्या करते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसका अध्ययन शुरू करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना, अगर इसका अध्ययन शुरू करते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड अ प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रियम्बल, यानी कि जो प्रस्तावना का विचार है सबसे पहले कहाँ आया? तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है कि विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में क्या किया था? प्रस्तावना को शामिल किया था प्यारे साथियों। ठीक, आगे कह रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस आइडिया ऑफ अमेरिका इंडिया आल्सो इंक्लूडेड अ प्रियम्बल इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि अमेरिका के इसी विचार से प्रभावित होकर, इसी विचार मतलब प्रस्तावना वाले विचार से प्रभावित होकर के भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। ठीक है, आगे अगर बात करें प्रस्तावना की भाषा के संदर्भ में हमारा जो संविधान है वह किस देश से प्रभावित है? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है साथियों। यानी इन टर्म ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ध्यान देना प्यारे साथियों, यह जो आपका प्रस्तावना है, यह जो आपका प्रियम्बल है, यह जो आपका प्रस्तावना है, यानी कि यह जो आपका प्रियम्बल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ये जो प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल का विचार, ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि प्रियम्बल का जो विचार है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि प्रियम्बल की जो भाषा है वह किस देश से प्रभावित है। तो आपसे जब पूछे कि इसका विचार, ठीक है, जब आपसे इसका विचार पूछेगा तो आप कहिएगा कि इसका विचार जो है कि यूएसए से लिया गया है, यानी कि भारत में प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। वही भाषा के संदर्भ में अगर आपसे पूछे तो भाषा के संदर्भ में जो भारतीय प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है साथियों। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर? आगे कह रहा है कि ऑन 13 दिसंबर 1946 Jawaharlal Nehru presented an objective resolution in the Constituent Assembly, which was accepted by the Constituent Assembly on 22 जनवरी 1947। कह रहा है
कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया, स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है साथियों, देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रस्तावना, इसका विचार कहां से लिया गया, इसको कहां से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। लेकिन भाषा के संदर्भ में यह कहां से प्रभावित है, तो भाषा के संदर्भ में यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है साथियों, ठीक है। लेकिन विचार तो ले लिया गया, लेकिन इसको प्रस्तुत किसने किया मेरे प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने, किसने भाई, पंडित नेहरू ने क्या किया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एक उद्देश्य, या फिर हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने क्या किया, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में, कहां पे साथियों, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान का तीसरा बैठक होता है। कौन सा, 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक होती है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को होता है, और तीसरा 13 दिसंबर 1946 को होता है। तो साथियों 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक होती है, तो इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है, यह जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो इसको जो है कि संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो मैंने आपको बताया कि इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, तो संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया साथियों, एक्सेप्ट किया गया। अब ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, क्या आपको यहाँ पे ये चीज नहीं लगता है कि अरे यार 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसको एक्सेप्ट जो है कि 22 जनवरी 1947 को किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, तो साथियों इसका एक कारण ये था, या फिर कह सकते हैं सर्वप्रमुख कारण ये है कि जब बैठक स्टार्ट होती है तो मुस्लिम लीग ने पहली ही बैठक का बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा बन रहा था, मुस्लिम लीग ने उसका पहले ही बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग शामिल ही नहीं हो रही थी। तो जो संविधान सभा के लोग थे वे ये सोचते थे कि कम से कम हमें क्या हो, अधिकतर लोगों की सहमति हो इस उद्देश्य को स्वीकार करने के लिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ये न कह दिया जाए कि संविधान सभा तो बनाया गया लेकिन कांग्रेस ने अपने मन से बना दिया। बात समझ रहे हैं, इसीलिए थोड़े दिन इंतजार किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव में थोड़ा सा संशोधन करके स्वीकार कर लिया जाता है। बात समझ गया ना, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मॉडिफाइड एंड इंक्लूडेड एज अ प्रीएम्बल, और नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है, संशोधित करके प्रस्तावना के रूप में बेटा शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, कहां शामिल कर लिया जाता है, प्रस्तावना के रूप में। इतनी बातें क्लियर सभी को ना, इतनी बातें क्लियर है ना, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब हम बढ़ेंगे आगे और अब हम देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना की उपयोगिता। प्रस्तावना की उपयोगिता से पहले मैं आपको इसका हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से बता देता हूं कि इसका अगर विचार आपसे पूछे कहां से लिया गया तो आपका उत्तर होगा यूएसए से। इसकी भाषा से या फिर कह सकते हैं कि किस देश की भाषा से प्रभावित है, तो इसका जो प्रीएम्बल है यानी हमारे जो भारत का प्रीएम्बल है वह ऑस्ट्रेलिया की भाषा से या फिर ऑस्ट्रेलिया भाषा के संदर्भ में ऐसे पूछेगा कि भाषा के संदर्भ में हमारा प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, विचार कहां से, यूएसए से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था, कब, 13 दिसंबर 1946 को, और इसको अडॉप्ट कब किया गया संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 22 जनवरी 1947 को। ठीक है ना, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ प्रीएम्बल, यानी जो प्रस्तावना की उपयोगिता है वह क्या क्या हो सकती है, यानी प्रस्तावना की क्या क्या उपयोगिता है प्यारे साथियों। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना की उपयोगिता जो है, ठीक है, निम्न रूप में हम देख सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो क्या बताता है हमको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोर्स ऑफ पावर को बताता है, यानी कि भारतीय संविधान या सत्ता के स्रोत को बताता है। ठीक है, यानी यह जो प्रस्तावना है यह हमको बताता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है या फिर भारत में सत्ता का असली स्रोत क्या
क्या है इसके बारे में बताता है। फिर प्रस्तावना हमको बताता है कि भारतीय राज्य का स्वरूप कैसा होगा, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी जो भारतीय स्टेट है या फिर जो भारत है उसका स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, इसके बारे में बताता है। फिर हमको बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिर क्या है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी बताता है। फिर हमको डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमको संविधान के अंगीकरण की तिथि भी कौन बताता है, प्रस्तावना ही बताता है। तो ये जो प्रस्तावना की उपयोगिता है या फिर यूजफुलनेस ऑफ प्रीएम्बल है, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्स ऑफ पावर, यानी कि संविधान या सत्ता के स्रोत को अगर हम देखें कि संविधान या सत्ता का स्रोत क्या है, तो आइए मेरे प्यारे साथियों बहुत ही डीप और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पावर, प्रीएम्बल रिवील द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पावर, यानी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना से ही हमको संविधान या सत्ता के स्रोत का पता चलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक लाइन, एक पॉइंट, एक प्रश्न है कि संविधान का स्रोत क्या है या फिर भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, ठीक है, तो इसका पता हमको कहां से चलता है, तो इसका पता चलता है हमको कहां से, प्रीएम्बल से। तो स्रोत क्या है, तो भारतीय जनता है। जैसा आप सभी को पता है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग से प्रारंभ किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया है। अतः भारत के राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत या राजनीतिक प्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है साथियों। यानी कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द प्रीएम्बल बिगिन विथ वी द पीपल ऑफ India, which means that the Indian Constitution has been made by the people of India. Hence, the ultimate source of political power or political sovereignty of India resides in the people of India. अगर हम बात कर रहे हैं संविधान या सत्ता के स्रोत की, तो इसका पता कहां से चला हमको, प्रस्तावना से, प्रीएम्बल से चला, ठीक। अगर प्रीएम्बल चला तो संविधान या सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, तो हमने बता दिया कि संविधान या सत्ता का अंतिम स्रोत है भारत की जनता, भारत के लोग है, पीपल ऑफ इंडिया है। क्योंकि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना का पहला ही लाइन क्या कहता है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान को कौन बना रहा है, हम भारत के लोग बना रहे हैं। यानी कि संविधान का अंतिम स्रोत क्या होगा, भारत के लोग होंगे, भारत की जनता होगी प्यारे साथियों, यानी पीपल ऑफ इंडिया होगी, ठीक है। तो संविधान या सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है, वो क्या है, भारत की जनता है। और ये हमको कौन बताता है, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना बताता है, ठीक है। पहला हो गया। अब हम दूसरे उपयोगिता को देखेंगे, और दूसरी उपयोगिता है भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है प्यारे साथियों, वह है भारतीय राज्य का स्वरूप यानी फॉर्म ऑफ इंडियन स्टेट। वो क्या है, भारतीय राज्य का स्वरूप। और अगर हम भारतीय राज्य के स्वरूप की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, अगर हम भारतीय राज्य के स्वरूपों की बात करें तो भारतीय राज्य का स्वरूप निम्न 5 रूपों में आपको देखने को मिलता है। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, पांचवा गणराज्य। यानी जो भारतीय राज्य का स्वरूप क्या होगा, वह क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, भारत पंथ निरपेक्ष होगा, भारत लोकतांत्रिक होगा, भारत गणराज्य होगा एक, ठीक है। यानी कि भारत क्या होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, भारत न्यूट्रल होगा, भारत डेमोक्रेटिक होगा, और भारत क्या होगा, रिपब्लिक होगा। यह भारत का क्या है, फॉर्म है, भारत का नेचर है, ठीक है। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ गए ना। यानी भारतीय राज्य का अगर स्वरूप की बात करें तो भारतीय राज्य के 5 स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारतीय राज्य, भारत में समाजवाद भी है, यानी भारत समाजवादी है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत लोकतांत्रिक है, और गणराज्य भी है, ठीक है। अगर भारतीय राज्य का स्वरूप ये है तो हम एक एक के अर्थ को भी समझ लेते हैं कि भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, ठीक है, यानी कि सोवरेनिटी का अर्थ क्या होता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों समझ लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए, तो कह रहा है कि इसका तात्पर्य है कि कोई भी देश अपना आंतरिक और अपना बाह्य निर्णय बिना किसी दबाव के लेगा, बिना किसी दबाव के लेगा। यानी दिस मीन्स दैट एनी कंट्री विल टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस विदाउट एनी प्रेशर।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण मतलब पूरी तरह से, प्रभुत्व का मतलब स्वतंत्र, ठीक है। यानी कि भारत क्या होगा, भारत का जो स्वरूप होगा कैसा होगा, एकदम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। इसका मतलब यह है कि भारत का चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे इनर इशू हो, चाहे एक्सटर्नल इशू हो, भारत इन दोनों ही मुद्दों पे खुद से निर्णय लेगा। यानी कि भारत का चाहे कोई आंतरिक मामला हो, चाहे कोई बाह्य मामला हो, इस पर डिसीजन कौन लेगा, केवल और केवल भारत ही लेगा। ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का दबाव हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सोवरेन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि इसका अर्थ है कि कोई भी देश अपना जो है कि आंतरिक और बाह्य निर्णय बिना किसी दबाव के लेगा। क्लियर। आगे कह रहा है नोट, आपसे अगर पूछे कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना या भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कब बना, तो भारत जो है प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। यानी इंडिया बिकम अ सोवरेन नेशन ऑन 26 जनवरी 1950। यानी भारत जो है 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों बना, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, और उसी दिन से हमारा भारत क्या है, सोवरेन कंट्री है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन गया है। ठीक। तो भारत का जो भारतीय राज्य, उसका जो स्वरूप है, पहला हमने देख लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या देखना है हमको, समाजवादी को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, समाजवादी। आइए हम बात समझते हैं कि समाजवादी क्या होता है। ठीक, यानी कि ये जो सोशलिज्म होता है यह क्या होता है। तो प्यारे साथियों, सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट टू इस्टेब्लिश इक्वलिटी इन सोसाइटी। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक प्लान्स कीपिंग इन माइंड द लोएस्ट एंड पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंप्लीटली एलिमिनेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो समाजवाद, भारत को क्या बनाया गया है, भारत समाजवादी है, भारत में समाजवाद की अवधारणा है। और समाजवाद क्या होता है, तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्यारे साथियों, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना, यानी समानता को स्थापित करना है। इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है समाज के सबसे निम्न एवं सबसे गरीब तबकों को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाना है। वही तीसरी बात करें तो तीसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि सामाजिक भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देना। यह समाजवाद का लक्ष्य होता है प्यारे साथियों, समाजवाद की विशेषता है। बात समझ गया ना। तो हमारे भारत को क्या बनाया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ समाजवादी यानी कि सोशलिज्म भी बनाया गया है, सोशलिस्ट भी बनाया गया है। ठीक है। और सोशलिस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब यह है कि भारत में समानता को स्थापित किया जाएगा, भारत में निम्न और गरीब तबकों को ध्यान में रख करके ही कोई योजनाएं बनाई जाएंगी। भारत में क्या जाएगा, जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड किया जाएगा, उसको समाप्त किया जाएगा। बात समझ गया ना। ठीक। अब पंथ निरपेक्ष हो गया तो समाजवाद हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत को समाजवाद कब बनाया गया, ठीक है, देखिए जो समाजवादी है, ठीक है, ये तो भारत के संविधान में पहले से ही निहित था, लेकिन इसको बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ भी दिया गया। तो भारत में जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद लागू है और समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी अगर आपसे पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। आप सभी को पता है कि जब 42वां संविधान संशोधन होता है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन होता है, तो 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कितने, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। वे 3 शब्द क्या होते हैं, 1976। इसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो इसके द्वारा जो है कि 3 शब्द जोड़े जाते हैं। अब अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि वे 3 शब्द क्या हैं, तो वे 3 शब्द क्या है प्यारे साथियों, एक तो है समाजवादी, क्या है, समाजवादी। दूसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा क्या है, अखंडता। तीसरा क्या है प्यारे साथियों, अखंडता। ठीक है। ये 3 शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक अच्छा नोट को तो मैंने आपको बता दिया।
अब आगे देखिए, सोशलिज्म को तो हमने देख लिया, देखिए हमने किसको देखा, हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को देख लिया, समाजवाद को देख लिया। अब हमको पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य को देखना है, ठीक है। तो भाई आइए बढ़ते पहले कहां पे, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर पे, ठीक है। कहां बढ़ेंगे प्यारे साथियों, पंथ निरपेक्ष, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। अरे बोले इतनी बातें क्लियर है ना। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष क्या होता है, यानी कि सेकुलर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं, ठीक। A state which does not declare any particular religion as its state religion, यानी कि ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म विशेष को अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं करता है, वह क्या कहलाता है, वह राज्य पंथ निरपेक्ष कहलाता है, ठीक है। हम यहाँ पे धर्म निरपेक्ष भले लिखा गया है, लेकिन वास्तव में इसका एक्चुअल जो अर्थ होगा, एक्चुअल रूप में हम लोग पंथ निरपेक्ष पढ़ेंगे, क्योंकि धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि धर्मों से भागता है, लेकिन हमारा भारत ऐसा नहीं है। हमारा भारत क्या करता है, सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, यही मैं आपको यहां पे बता देता हूं। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सेकुलर हमारा भारत है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब यह है कि भारत क्या करेगा, किसी भी रिलीजन को अपना राजकीय रिलीजन नहीं बताएगा, राजकीय धर्म नहीं बनाएगा, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देगा, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। बात समझ रहे हैं ना, किसी भी धर्म के प्रति नफरत नहीं रखेगा साथियों, ठीक है। तो डज नॉट क्रिटिसाइज एनी पार्टिकुलर रिलीजन, जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होता है वो क्या करता है, किसी भी धर्म विशेष की आलोचना नहीं करता है। हालांकि हमारे राजनेता कितना भी कर ले, है ना, राजनेता तो करते ही करते, उनका तो काम है, ठीक। यानी कि जो सेकुलर होता है, जो पंथ निरपेक्ष होता है प्यारे साथियों, भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष, यानी भारत क्या करता है, किसी भी रिलीजन को अपने राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं करता है, वो वास्तव में नहीं किया है, ठीक। उसके बाद डज नॉट क्रिटिसाइज एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी धर्म विशेष की आलोचना भारत नहीं करता, सभी धर्मों को समान महत्व देता है। यानी भारत में क्या है प्यारे साथियों, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन्स, यानी भारत में क्या है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। इफ अ स्टेट डज नॉट यूज रिलीजियस सिंबल in its national symbols like national anthem, national flag इत्यादि etc, then such a state is called a secular state। इसका मतलब यह है कि अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा इत्यादि में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं करता हो, तो ऐसा राज्य क्या कहलाता है, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कहलाता है साथियों, ठीक है। और हमारा जो राष्ट्र, हमारा जो देश है पंथ निरपेक्ष है, यानी कि हमारा भारत क्या करता है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को समान महत्व देता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और भारत क्या करता है, किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जितने भी क्या है भाई, राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि जितने भी रिलीजियस सिंबल्स हैं, वहां उस सभी सिंबल्स में कहीं भी आपको धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग नहीं दिखेगा, यानी कि रिलीजियस सिंबल का प्रतीक आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। कहाँ पे, नेशनल सिंबल्स में, यानी राष्ट्रीय प्रतीकों में जो है कि धार्मिक प्रतीक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी बात क्लियर। ये क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष होता है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो पंथ निरपेक्ष है इसको कब जोड़ा गया, तो आपको पता है कि पंथ निरपेक्ष भी कब जोड़ा गया, तो ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 1976 के माध्यम से इसको भी जोड़ा गया था, इसको भी ऐड किया गया था, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो धर्म निरपेक्षता है यानी पंथ निरपेक्षता है, इसको संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। आधारभूत ढांचा होगा बेटा, क्या होगा, आधारभूत ढांचा माना गया है। यानी सेकुलरिज्म हैज बीन कंसिडर्ड एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल या फिर आधारभूत ढांचा है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती, पंथ निरपेक्षता को खत्म नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब इसके आगे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक की। किसकी बात करेंगे, लोकतांत्रिक की, यानी कि डेमोक्रेटिक की। हमारा जो इंडिया है ना वो क्या है, डेमोक्रेटिक भी है। देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बता दिया कि हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसके बारे में देख लिया। हमारा भारत समाजवादी, इसके बारे में भी देख लिया हमने। हमारा भारत पंथ निरपेक्ष, इसके बारे में भी देख लिया। लेकिन हमारा भारत लोकतांत्रिक भी है, तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, गणराज्य भी है, तो गणराज्य का क्या अर्थ होता है, इसी को हम लोग आगे समझ लेते हैं, ठीक है।
जी हाँ साथियों, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें हमारा भारत लोकतांत्रिक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सरकार का निर्माण कौन करेगा, जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करती है, यानी कि हियर द गवर्नमेंट इज फाउंड बाय द पीपुल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो जनता होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती, सरकार का निर्माण करती है। कहाँ पे, जहाँ पे लोकतांत्रिक होता है, फिर जहाँ पे लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, बनाई जाती है, वो कौन बनाता है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और वही क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं साथियों। ठीक, और अगर बात करें भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और भारत में क्या है साथियों, संसदीय लोकतंत्र स्थापित है। और ये जो संसदीय लोकतंत्र है, इसको अगर देखा जाए तो यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो तरह का, मतलब कि जो लोकतंत्र होता है वो दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट के तहत आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी होता है और एक होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। ठीक है ना, बात समझ गए। तो भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र स्थापित है। अब इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं गणराज्य को, रिपब्लिक को, कि रिपब्लिक क्या होता है, यानी कि गणराज्य या गणतंत्र क्या होता है साथियों। गणतंत्र, यहां पे मैं एक चीज को आपको और समझाऊंगा, पहले गणतंत्र समझ लेते हैं। कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता हो, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। यानी कि द कंट्री हुज हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड अ रिपब्लिक, या फिर गणराज्य। ठीक है, यानी कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उस देश में क्या स्थापित होता है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक स्थापित होता है। अगर आप सभी को बता दे, देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान लागू किया जाता है और इसी दिन क्या होता है, भारत एक गणराज्य बन जाता है। क्या होता है, भारत एक गणराज्य यानी कि गणतंत्र बन जाता है। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 से भारत में जो है कि संविधान लागू होता है। संविधान में सारी प्रक्रिया होती है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी कि कौन, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का भी क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। तो जिस देश में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जो राजा होता है, उसका अगर इलेक्शन के माध्यम से उसको चुना जा रहा है तो वहां पे गणतंत्र है। लेकिन अगर वह वंशानुगत है तो वहां पे क्या है, राजतंत्र है। ठीक है, तो हमारे भारत में क्या साथियों, गणतंत्र है और हमारा भारत क्या है, एक गणराज्य है। ठीक है, बात समझ गए। इसीलिए देखिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था और 26 जनवरी को हमारा देश क्या बन गया था, गणराज्य बन गया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, न कि स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को। क्लियर, ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे तो प्रस्तावना की उपयोगिता में हम लोग देख रहे थे किसको, भारतीय राज्य के स्वरूप को। अब उसके बाद प्रस्तावना की उपयोगिता के तहत हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का उद्देश्य, यानी कि संविधान का उद्देश्य भी क्या है, प्रस्तावना में निहित है। तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संविधान के 4 उद्देश्य बताए गए हैं। कितने प्यारे साथियों, यानी कि द प्रीएम्बल स्टेट्स हैव 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना में संविधान के कितने उद्देश्य बताए गए हैं, 4 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि टू प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के जस्टिस को दिलाना। किसको दिलाना, जो भारत के सिटीजन से उनको। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है कि भारतीय प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस की बात कही गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की, वो कौन है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ध्यान रखिएगा, धार्मिक न्याय की बात नहीं करता। क्लियर है ना, ठीक। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ
रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन्स, और भारत के सभी नागरिकों, सभी व्यक्तियों को क्या करना, 5 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करना। कैसी स्वतंत्रता साथियों? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार है तो उसको वह कह सकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकता है, किसी भी चीज में विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार वह उपासना कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है प्यारे साथियों, ये है संविधान का उद्देश्य कि हम सभी नागरिकों को ये उद्देश्य दिलाएंगे, ये सारी चीजें दिलाएंगे। ठीक है ना। तीसरा उद्देश्य क्या है? कह रहा है टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडिविजुअल्स, और कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराना। सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करवाना, यह भी क्या था, संविधान का एक उद्देश्य था। ठीक, संविधान का चौथा उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट फ्रेटर्निटी टू इनहेंस द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। कह रहा है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुता यानी कि भाईचारा को बढ़ावा देना। तो प्यारे साथियों, ये रहा संविधान की प्रस्तावना में 4 उद्देश्य। ठीक है, वो 4 उद्देश्य क्या क्या थे मैंने आपको बता दिया, जिसमें से 3 न्याय की बात करता है, 5 स्वतंत्रता की बात करता है, फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता यानी समानता की बात करता है, उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या करने के लिए भाई, बढ़ाने के लिए भाईचारा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने उद्देश्य थे? 4 प्रकार के उद्देश्य थे, जिनकी चर्चा हमने कर लिया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे संविधान के अंगीकरण की तिथि। मैंने आपको बताया था कि संविधान के अंगीकरण की तिथि का जो पता चलता है वो कहां से चलता है साथियों? तो हमको प्रस्तावना से ही मिलता है, यानी कि प्रियम्बल से ही मिलता है। तो प्रस्तावना से संविधान के अंगीकरण की तिथि की जानकारी प्राप्त होती है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। यानी कि द प्रियम्बल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज 26 नवंबर 1949। यानी कि जो प्रियम्बल है, इससे हमें यह पता चलता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, कब एडॉप्ट किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसमें जो है कि विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है, और वह क्या है, मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपसे ये पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान को कब एडॉप्ट किया गया, कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो फैक्टर था, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? इज द प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो प्यारे साथियों, मैंने पहले ही बताया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसके अंग एवं महत्व को लेकर के 2 महत्वपूर्ण केस सामने आते हैं, यानी कि 2 केसेस अराइज रिगार्डिंग इट्स पार्ट एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, वे दोनों केस कौन कौन से हैं? एक तो है इनरी बेरुबारी। कौन सा है? एक है इनरी बेरुबारी वाद 1960 का, और जो दूसरा था, और जो दूसरा वाद था, जो दूसरा केस है, वह है केशवानंद भारतीवाद। क्या है साथियों? केशवानंद भारतीवाद 1973। बात समझ गया ना? तो आइए दोनों केसों के बारे में अच्छे से समझते हैं। मैंने बताया कि इनके अंग और महत्व को लेकर के, यानी पार्ट एंड इंपॉर्टेंस को लेकर के 2 केसेस सामने आते हैं। एक क्या है? पहला है इनरी बेरुबारी केस, ये कब होता है? 1960 में होता है साथियों। और दूसरा क्या है? केशवानंद भारतीवाद, ये कब होता है? 1973 में होता है। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इनरी बेरुबारी केस के बारे में। तो इन दिस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इनरी बेरुबारी केस में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि यह जो है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और साथ ही इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि क्या प्रस्तावना सरकारों के लिए किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत हो सकता है या नहीं। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। बात समझ गए ना? किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, यानी कि
Along with this, the question was also considered whether the preamble can be a source of power for the governments or not. Then the court decided that the preamble is not a source of power of any kind. यानी कि पहले तो जो इनरी बेरुबारी केस होता है 1960 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और उठ जाता है कि क्या प्रस्तावना सरकारों के लिए किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत है, तो उसने कहा यह भी नहीं है। ठीक, लेकिन फिर एक केस आता है 1973 में, जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंद भारतीवाद, और अभी तक की यह सबसे बड़ी पीठ बैठी थी जजों की। इस केस में कुल 13 जज बैठे थे। कितने? 13 जज। ठीक है ना, बात समझ गया ना। और इसमें केवल एक निर्णय नहीं आया था, ये बहुत, इसमें मतलब ये इतना बड़ा पीठ था, इतना बड़ा संवैधानिक पीठ था कि इसमें बहुत सारे निर्णय सुनाए गए थे। उन्हीं में से एक क्या था आपका, प्रस्तावना को लेकर था। ठीक, तो इन दिस सुप्रीम कोर्ट चेंज्ड इट्स अर्लियर डिसीजन एंड एक्सेप्टेड द प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और केशवानंद भारतीवाद में, यानी कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। इसका मतलब क्या है साथी? देखिए, मैंने आपको बताया कि दो केस सामने आते हैं। एक केस होता है इनरी बेरुबारी, एक केस क्या होता है? इनरी बेरुबारी का केस होता है। और यह जो इनरी बेरुबारी का केस होता है कब होता है? 1960 में होता है। और दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद। और यह कब होता है? 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आप कहेंगे हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है। बात समझ गए ना? ये हो गया। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि वर्तमान स्थिति मैंने बताया कि वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन किसी भी प्रकार के शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या वर्तमान में संविधान का अंग है। ठीक, अब एक पॉइंट और रह जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड, कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, यानी कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। एंड टिल नाउ द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, और अभी तक जो प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल है, एक बार संशोधित किया गया है। यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। और वह संशोधन कौन सा था साथियों? आप सभी को पता है, मैंने ऊपर बताया भी। वह संशोधन कौन सा था? तो वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यानी कि थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 3 न्यू वर्ड्स वेर एडेड टू द प्रीएम्बल: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया। तो ठीक है, 1976 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। 3 शब्द क्या थे? तो 3 शब्द आपको पता है। पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या है? तीसरा है अखंडता। क्या भाई? अखंडता है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है ना? तो प्रस्तावना के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। यह भी क्या होता है? हमारा खत्म होता है। मैं एक बार आपको क्या कर देता हूँ? रिवाइंड करा देता हूँ। एक बार क्या कर देता हूँ? आपको रिवाइंड करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रस्तावना है साथियों, ठीक है, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या होता है? तो मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, किसी भी दस्तावेज की महत्वपूर्ण बातों और उसके विशेष उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि प्रस्तावना को किस प्रकार से बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इसका
ऐतिहासिक वर्णन, फिर प्रस्तावना की उपयोगिता, फिर क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं इसको देखा हमने, और अंतिम में देख लिया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन जब हम लोग देख रहे थे मैंने बताया कि जो अमेरिका है या दुनिया का क्या है पहला ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में क्या किया, प्रस्तावना को शामिल किया था। ठीक, और इसी से प्रभावित होकर के भारत भी क्या करता है, भारत भी अपने देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल करता है। लेकिन अगर पूछे भाषा के संदर्भ में भारतीय प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ठीक, फिर अगर आपसे बात करें कि ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। ठीक, और जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसको अडॉप्ट कब किया गया था संविधान सभा द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, बात समझ गए, इतनी चीजें हो गई थी। फिर उसके बाद यूजफुलनेस ऑफ द प्रीएम्बल हमने देखा। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें आपको क्या पता चलता है, भारतीय संविधान या भारतीय सत्ता का स्रोत का पता चलता है, और वो क्या है, भारत की जनता है। फिर हमने बताया कि भारतीय राज्य का स्वरूप क्या होगा, तो इसमें मैंने बताया कि जैसा कि आप सभी को पता है हमारा जो भारत का संविधान है उसका पहला लाइन किससे शुरू होता है, उसका पहला लाइन शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना। इस प्रकार से 5 स्वरूप बताए गए, पांचों को हमने अलग अलग करके देख लिया। फिर उसके बाद संविधान के क्या उद्देश्य हैं, तो संविधान के हम लोग 4 उद्देश्यों की बात किए और मैंने आपको अच्छे से बताया। फिर संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है, इसको भी हम लोगों ने अच्छे से देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें हमको ये पता चलता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, बात समझ गए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया, है ना, इसमें कुछ बचा नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा जो प्रीएम्बल होता है वह क्या होता है, समाप्त हो जाता है साथियों, वह समाप्त हो जाता है। तो अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे किसी एक अन्य टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में प्यारे साथियों। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और पहली बार आए हैं मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।